प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। सीमा पर तनाव है और उस तनाव के चलते देश की सबसे बड़ी पंचायत अर्थात संसद में भी तनाव रहा। यही हमारा विषय है, सुलह की कवायद फिर चीन की हिमाकत। संदर्भ यह है कि भारत और चीन के संबंध पिछले कुछ समय से खासे तनावपूर्ण चल रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में नई सरकार 2014 में अस्तित्व में आई थी तो एक कारगर कोशिश ये की जाने की उम्मीद बनी थी कि पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर बनाए जाएंगे। इसके संदर्भ में ठोस तरीके से प्रयास होते हुए भी दिखे। तमाम पड़ोसी देशों के संदर्भ में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों ने नए सिरे से संबंधों को परिभाषित करने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में हालात पहले से शायद कुछ और ज्यादा ही खराब हो रहे हैं। चीन के संदर्भ में नरेंद्र मोदी और वहां के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में एक समय ऐसा लगा कि काफी आत्मीयता के संबंध बन रहे हैं और उन दोनों नेताओं की आत्मीयता का फायदा शायद दोनों देशों के बीच में संबंधों के संदर्भ में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भले ही अहमदाबाद में साबरमती के तट पर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग साथ में झूला झूलते हुए दिखाई दिए हो, पर सीमा पर दोनों देशों के सेनाओं के जवान एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू दिए। पिछले कुछ समय से हालात ज्यादा ही तनावपूर्ण है। कोविड के दौर में चीन के द्वारा भारतीय सीमा में अतिक्रमण करने की कोशिशों को जिस तरीके से खारिज किया गया भारतीय सेना के द्वारा, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन समझने की बात यह है कि यह अनायास हो रहा है या कोई सुनियोजित प्रयास हो रहा है। ताजा मामला 9 दिसंबर के संदर्भ में है। पहले गलवान घाटी के संदर्भ में हम बात करते थे, अब जो बात है वो तवांग इलाके के संदर्भ में। अरुणाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण इलाका है तवांग। उस तवांग के संदर्भ में जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहां पर चीन के तकरीबन 600 सैनिकों ने लाठी, डंडे, कटीले, बांस के माध्यम से भारतीय सैनिकों पर हमला किया। यह हमला इसलिए किया गया कि भारतीय चौकी के इलाके में घुसने की कोशिश वह कर रहे थे। भारतीय सैनिकों ने दृढ़तापूर्वक इसका प्रतिवाद किया और संसद में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बताया कि भारतीय सैनिकों की कोशिश पूरी तरीके से सफल रही। चीनियों को खदेड़ दिया गया। भारतीय सैनिकों को कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ, कोई जवान हताहत नहीं हुआ, कोई गंभीर रूप से घायल भी नहीं हुआ। साथ ही दावा यह भी किया गया है कि चीनियों को बड़े स्तर पर इस हमले के दौरान नुकसान हुआ है। ये दावा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद में इसको लेकर काफी हंगामा है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, यह बताने की कोशिश कर रहा है कि सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, तथ्यों को छुपा रही है। लेकिन हम आज बातचीत सियासी संदर्भ में नहीं करेंगे। हम जो बातचीत करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हो रहा है, इसे जानने बूझने की कोशिश करेंगे। सीमा पर इतना तनाव क्यों है, चीन की ये कोशिशें क्यों है, भारत किस तरीके से इसका प्रतिकार कर सकता है, इतिहास क्या है, इस पर बात करेंगे। इतिहास हमारा चीन के संदर्भ में आजादी के तुरंत बाद से ही शुरू हो गया था तनाव का, जब तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिशें चीन की शुरू हुई थी और भारत तिब्बत के साथ खड़ा हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो दौर था। 1950-51 में ही चीन ने तिब्बत को कब्जे में लेने की कोशिश शुरू कर दी थी। भारत का समर्थन तिब्बत के संदर्भ में दलाई लामा को रहा और इसकी कीमत 1962 में चीन के भारत पर हमले के रूप में भी हमें चुकानी पड़ी। 38,000 वर्ग किलोमीटर ऐसा इलाका है जो अक्साई चीन का इलाका कहलाता है, वो इस समय चीन उसे अपना भूभाग मानता है और भारत इसे कब्जे के तौर पर। इसके अलावा 5,182 वर्ग किलोमीटर एक और इलाका है जो पाक के कब्जे वाले कश्मीर का है, उसे एक संधि के तहत पाकिस्तान के द्वारा चीन को दे दिया गया। इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत की तकरीबन 43,182 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन का कब्जा बना हुआ है। भारत की मंशा है, भारत की कोशिश है कि इस भूमि को एक न एक दिन हम वापस अपने कब्जे में लें। इसको अपने जहन में रखते हुए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई खास विषय विशेषज्ञ हमारे साथ में हैं। हमारा मसला आज इस चर्चा में सियासत करने का नहीं है। हम भारत के संदर्भ में बात करना चाहते हैं, भाजपा और कांग्रेस के संदर्भ में बात नहीं करना चाहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 4 खास मेहमानों से आपका परिचय कराएं, लेकिन उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र सेना के ही एक जवान का दिया हुआ है। उसके शौर्य को नमन करते हुए हम इस विचार सूत्र को आपसे साझा करते हैं। हमारा विचार सूत्र कहता है कि मैं तिरंगा लहराकर वापस आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। परमवीर चक्रधारी कैप्टन विक्रम बत्रा के द्वारा यह बात कही गई थी। यह भारतीय सैनिकों का जज्बा, यह है भारतीय सैनिकों का हौसला, और इस जज्बे, ये हौसले के ही बूते पर आज हम लोग अपने घरों में सुख के साथ रह पाते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं। तो भारतीय जवानों को नमन करते हुए हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ देश की विदेश नीति के जानकार
पूर्व राजदूत अशोक सज्जन हर साहब खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर सेवानिवृत्त मेजर जनरल पीके सहगल साहब भी जुड़ चुके हैं। साथ ही सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी साहब भी आज हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। और इन सबके बीच में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार विषय विशेषज्ञ के तौर पर प्रमोद पहवा साहब भी हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमूमन हम अशोक सज्जन हर साहब से करते जब ऐसे विषय होते हैं, लेकिन सीमा पर हालात क्या है पहले इसे समझना चाहते हैं। तो अशोक सज्जन हर साहब की अनुमति से हम इस चर्चा की शुरुआत जे.एस. सोढ़ी साहब से करना चाहेंगे और सोढ़ी साहब से यह समझना चाहेंगे क्या कुछ तवांग में हुआ है, क्या कुछ वहां के हालात हैं, एक बार उसकी रोशनी मिले और फिर उन हालात के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कूटनीति को समझने की कोशिश हम अशोक सज्जन हर साहब से करेंगे। जी सोढ़ी साहब। जय हिंद डॉक्टर हिमांशु जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1998 में भारत के रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि भारत का नंबर 1 दुश्मन चीन है, लेकिन उन पे बहुत ही राजनीतिक दबाव आया और 5 साल बाद 2003 में श्री जॉर्ज फर्नांडिस को अपना ये बयान वापस लेना पड़ा। लेकिन अगर हम मुड़ के देखें तो उनका वो बयान बिल्कुल सही था। चीन के मंसूबे हमेशा से रहे हैं कि वो भारत की जमीन पे कब्जा करे। 1949 में जब चीन का गृह युद्ध खत्म हुआ तो चीन के नेता माओ सेतुंग ने ऐलान किया कि हथेलियों 5 उंगलियां, पाम एंड 5 फिंगर्स का जो जमीन है वो पूरी चीन को वापस लेनी चाहिए। उनका मतलब था पाम से तिब्बत और 5 उंगलियों से लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और नेपाल। और इसी पॉलिसी को 2013 से जब से शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने उन्होंने इस पॉलिसी को आगे अपनाया और 2017 में डोकलाम का किस्सा हुआ, उसका 2020 में गलवान और अब 2022 में अरुणाचल प्रदेश। 9 दिसंबर की सुबेरे 3 बजे हुआ ऐसा कि 300 चीनी सेना के सैनिक यांगसे में 17,000 तकरीबन हाइट की एक पोस्ट पे पहुंचे जो भारत सेना की थी और वहां पे उन्होंने कोशिश की उस पोस्ट पे कब्जा करने की। तब उस पोस्ट पे तकरीबन 50 भारतीय सेना के सैनिक थे। भारतीय सेना ने फौरन उस पर कार्रवाई की और 150 के करीब और सैनिक भेजे रीइंफोर्समेंट के तौर पे और ये 200 भारतीय सैनिकों ने इन 300 चीन के सेना के सैनिकों को वापस भेज दिया। ये जो पोस्ट है ये चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि जो भी इस पोस्ट पे कब्जा करता है वो पूरा उस एरिया पे एरिया डोमिनेशन कर पाता है। पर मैं समझना ये चाहता हूं सोढ़ी साहब कि अचानक चीन को इस इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम देने की जरूरत क्या आन पड़ी? ये कार्रवाई केवल हलचल पैदा करने के लिए थी या वाकई उस पोस्ट पर कब्जा करने के लिए थी? इसके संदर्भ में थोड़ा रोशनी देंगे। डॉक्टर हिमांशु जी, इसमें चीन के 2-3 मकसद थे। पहला तो था कि इस पोस्ट पे कब्जा करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो पाम और 5 फिंगर्स की पॉलिसी के तहत वो इन इलाकों पे कब्जा करना चाहता है। दूसरा, शी जिनपिंग पे अब अंदरूनी दबाव बहुत है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, कोविड-19 को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाए, चीन के नागरिकों में बहुत आक्रोश है, तो उनका ध्यान अलग करने के लिए उन्होंने ये सैनिक कार्रवाई की और इसका भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने इसका जवाब वापस चीन के सेना के सैनिकों को दिया। मैं एक सवाल और लूंगा फिर सज्जन हर साहब के पास चलूंगा। थोड़ी साहब, आप कह रहे हैं कि शी जिनपिंग की हालत खराब है, वहां के लोगों का ध्यान हटाने के लिए था, तो ध्यान हटाने के लिए क्या पिटना जरूरी है? अमूमन जब ऐसी कोशिश की जाती है तो पीटने की कोशिश की जाती है। ऐसा भी नहीं है कि चीन के पास सैनिकों की कुछ कमी वमी है। 200-300 सैनिक भेजकर कार्रवाई को अंजाम दिया और खबर ये आ रही है कि पिट पिटा के वो सैनिक वापस अपने यहां चले गए। पिटने के लिए आए थे चीनी सैनिक। ये थोड़ा जहन में आता है, सामान्य बुद्धि की बात है, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। हिमांशु जी, ऐसा है कि मैं मानता हूं कि 300 सैनिक चीन की सेना के लिए बहुत कम है। चीन की सेना बहुत बड़ी सेना है, लेकिन हमें एक चीज याद रखना चाहिए कि चीन के राष्ट्रपति ऐसी कोई भी कार्रवाई करेंगे जिससे कि चीन के नागरिकों का ध्यान अलग हो। हालांकि चीन जानता है कि पिछले 10 सालों में भारत की सेना की शक्ति में बहुत इजाफा हुआ है। चीन के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है ताइवान पे कब्जा करना, लेकिन वो ताइवान पे कब्जा या हमला भी नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका चीन और ताइवान के बीच में ढाल बन के खड़ा हुआ है। तो उसके लिए दूसरी प्रायोरिटी होती है भारत। और तभी हमने देखा है कि जब से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने हैं 2-3 साल के बाद ऐसी एक आक्रामक कार्रवाई चीन करता रहा है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि ये चीन की आखिरी कार्रवाई नहीं है। ये कार्रवाई 2027 तक चलती रहेगी जब तक शी जिनपिंग चौथी बार चीन के राष्ट्रपति नहीं बन जाते हैं। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है जे.एस. सोढ़ी साहब की कि हम इस कार्रवाई को अंतिम ना माने, ये कार्रवाई लगातार जारी रहनी है। लेकिन मैं
अशोक सज्जनहर साहब के पास चलना चाहता हूं। सज्जनहर साहब, समझना ये चाहता हूं, 2013 में शी जिनपिंग, 2014 में नरेंद्र मोदी, आपने अपने देश के प्रमुख बने। एक प्रचंड बहुमत के साथ दोनों नेताओं की मौजूदगी है। दोनों नेताओं की अपने अपने देश में ठीक ठाक साख है और 5 साल का समय हमने ऐसा देखा जिसमें दोनों शीर्ष एक बेहतर संबंधों के लिए कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे थे। शी जिनपिंग की भी कोशिशें थी और नरेंद्र मोदी की भी कोशिशें थी। पर 2017 के बाद अचानक हुआ क्या, जिसके चलते ये मित्रता की कोशिशें दुश्मनी में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। और हैरत की बात यह है कि जो लोग कभी साथ में गले मिला करते थे, जो लोग कभी साथ में रेड कारपेट पे चला करते थे, जो लोग कभी साथ में झूला झूलते हुए दिखाई देते थे, दोनों देशों के बीच में इतना तनाव है पिछले 3 साल से, कोई खबर तक नहीं आती है कि दोनों के बीच में कोई बात भी हो रही है, कोई मुलाकात भी हो रही है। दुनिया के तमाम मुल्क के प्रमुखों से हमारे देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं, चीन के राष्ट्रपति मिलते हैं, पर अपने पड़ोसी मुल्क के पुराने दोस्त से मिलने में दोनों ही गुरेज रख रहे हैं। थोड़ा समझाएंगे आप, क्या है ये कूटनीति, राजनीति अंतर्राष्ट्रीय पटल पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ, शुक्रिया हिमांशु जी, हमेशा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके कार्यक्रम में आते हुए, और आज भी, क्योंकि ये मसला मैं इसे कहूंगा अभी डेवलपिंग स्टोरी है, ये अभी इसका हमने अंत नहीं देखा है, ना तो इस वाकया का जो ये हुआ है, शुरुआत हुई है 9 दिसंबर को, या इसमें आगे चलने वाला है। अभी हमारे पैनलिस्ट सोडी साहब ने बताया जो ये 2027 को तक चलेगा। मैं समझता हूं जो ये इससे और भी आगे चलने वाला है, क्योंकि ये जो है, जो हम देख रहे हैं, चाहे 2013 में जब वो वहां से ली केशियांग जब यहां पर आए थे तब इनकर्शन हुआ, या फिर 2014 सितंबर में जब शी जिनपिंग आए थे यहां पर और तब वहां पर चूमर में वहां पर इनकर्शन हुआ। और देखिए, तभी से ये सोचा जा रहा था क्या ये जो कुछ हो रहा है वहां पर जो बॉर्डर के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो कुछ हो रहा है, क्या ये लोकल कमांडर्स का इनिशिएटिव है, या क्या ये कहीं ऊपर से बात इंस्ट्रक्शंस आए हैं और ऑर्डर्स आए हैं। और उस समय आपको याद होगा सितंबर 2014 में जब ये सभी लोग बोलते हैं, जो वहां पर झूला झुलाया जा रहा था, उसमें दोनों हमारे शीर्ष नेता बैठे हुए थे, परंतु उस समय भी शी जिनपिंग ने कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया जो उनको कुछ इसके बारे में मालूम है। परंतु एक बहुत ही ठोस, जिसे मैं कहूंगा, या चेतावनी या बिल्कुल ही एक मैसेजिंग गया था। मुझे अभी तक याद है हैदराबाद हाउस में जब मुलाकात हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था जो हमारे जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उनका हम पूरी तरीके से हम वो नहीं एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, लेवरेज नहीं कर पाएंगे, उनका जो भी पोटेंशियल है, अगर हमारी पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं होती है हमारे बॉर्डर पर। और उसके बाद हमने देखा 2014 के बाद उस टाइम वो डिसएंगेजमेंट हो गया बॉर्डर पर। उसके बाद हमने देखा 2017 में डोकलाम पर 73 डेज आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन रहा। मैं समझता हूं जो ये चीन का जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, आउटलुक है, जो वो अब समझता है, जो उसको बहुत नजदीक पहुंच गया है यूनाइटेड स्टेट्स को डिस्प्लेस करने के लिए एज द लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रोमिनेंट पावर इन द वर्ल्ड। देखिए, अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो जीडीपी उसकी चीन की अमेरिका से ज्यादा हो गई थी 2013 में, और ये बहुत इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही थी जो 2027 तक या 2030 तक नॉमिनल जीडीपी भी चीन की और आगे बढ़ जाएगी। ये और बात है जो अभी पिछले 2-3 साल में, और अभी जो हम जीरो कोविड पॉलिसी का वो देख रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जो चीन की जो जीडीपी है अमेरिका को पार करने में कहीं सक्षम नहीं होगी। कुछ लोगों ने, तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये भी कहा है जो 2060 तक शायद वो उसकी जीडीपी उसके बराबर तक पहुंच पाए, या वो भी नहीं पहुंच पाए। तो इसीलिए चीन का ये है जो वो अमेरिका को अपना जो ग्लोबल हेजेमॉन जिसे कहा जाए उसको वो वहां से हटाना चाहता है और अपने आप को स्थापित करना चाहता है। तो वो एट दी ग्लोबल लेवल, तो जिसे कहा जाए वो मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, परंतु एशिया में वो यूनिपोलर एशिया चाहता है। और उसको ये लग रहा है, ये समझ आ रहा है जो भारत ही एक ऐसा देश है एशिया में जो कि उसको यूनिपोलर एशिया बनाने में कोई चुनौती दे सकता है। तो इसीलिए जो भारत को उसे सबसर्विएंट बनाने के लिए, भारत को उसको अपना स्थान दिखाने के लिए, जो आप हमारे
साथ मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखिए जितने भी चीनी लोग होंगे वो आएंगे चैनल्स पर, तो वो ये हमेशा कहते हैं जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो करीब 14-15 ट्रिलियन डॉलर की है, भारत की अर्थव्यवस्था है 3.5 ट्रिलियन डॉलर की। तो जो उसकी अर्थव्यवस्था का साइज है उसी के हिसाब से उसको चलते बर्ताव करना चाहिए। तो मैं समझता हूं जो उसका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये है जो भारत को हर तरीके से घेरे, हर तरीके से उसके ऊपर दबाव बनाए रखे। इसीलिए पाकिस्तान को उसने वहां पर अपने साथ मिलाया है जिससे कि वो उसका इस्तेमाल कर सके भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पहले मालदीव्स था, अब मालदीव्स तो उसके चंगुल से काफी हद तक निकल आया है। श्रीलंका में उसने जो हम्बन टोटा पोर्ट किया, बांग्लादेश में भी जितना उसकी डिफेंस सप्लाईज कर रहा है, म्यांमार में चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को वो चला रहा है। हमारे चारों तरफ वो एक जिसे कहा जाए एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि भारत दबकर केवल दक्षिण एशिया में ही सीमित होकर रह जाए और उसके बाहर जो उसका जो ग्लोबल एस्पिरेशंस है, एम्बिशंस है, उसको वो पूरा करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो। संजय साहब, एक बात और समझना चाहता हूं मैं आपसे, क्या वो केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी भूमिका को सीमित करना चाहता है, या जो माओ के कथन के संदर्भ में, सोच के संदर्भ में सोढ़ी साहब बोल रहे थे, उसे अब अमल में लाने के लिए प्रयत्नशील है? आप घटनाओं को देखिए, हमारी जो सीमा है चीन के साथ में वो तकरीबन 3488 किलोमीटर है। इसके अलावा भूटान के साथ भी 400 किलोमीटर की ऐसी सीमा है जिसकी सुरक्षा का दायित्व हमारी सेना के द्वारा ही निभाया जाता है। सभी इलाकों में कहीं ना कहीं दखलंदाजी की जा रही है, घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है और ये जताने की कोशिश की जा रही है लगातार कि ये हमारा इलाका है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख, इन 3 इलाकों के संदर्भ में चीन दावा करता है कि ये उसके एकीकृत चीन का हिस्सा है, भारत ने कब्जा कर रखा है। आपसे जानना चाहता हूं कि क्या चीन की इस मंशा को अब हमें अतिरिक्त गंभीरता से लेने की जरूरत है? क्या आप नहीं मानते हैं कि चीन के बढ़ते हुए हौसले अपने सपने को साकार करने के लिए एक रणनीति के तहत ये सारे दखलंदाजी हो रही है और ये हमारे लिए अतिरिक्त सचेत होने का है, सियासत का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर एक दिशा में सोचने का समय? जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। खाली एक चीज मैं ये कहूंगा, आपने कहा जो क्या हमारा ये अब हमारे लिए समय आ गया है जो हमको सचेत होना है। मेरे विचार से हमने ये रियलाइज कर लिया है हिमांशु जी जब से ये सरकार आई है करीब 8 साल पहले, जो चाइना इज द बिगेस्ट चैलेंज, इज द बिगेस्ट थ्रेट as far as India's security, territorial integrity and sovereignty is concerned। ये हमने निर्णय कर लिया है। अब चीन कुछ भी कहता रहे, देखिए हम प्रयास कर रहे थे 2014 से भी 2017 तक, परंतु जब कुछ ऐसा लगा है जो आघात हो रहा है हमारी संप्रभुता पर, तो हमने उसके विरुद्ध पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। तो देखिए, इससे पहले कहा जाता था जो हम अपने बॉर्डर एरियाज में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे क्योंकि ये फिर पीएलए अगर वहां पर आती है तो उसको सहायता करेगी, चाहे अरुणाचल में या कहीं भी। तो हमने उसके बाद अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो अरुणाचल में हो, हालांकि ये भी ध्यान में रखना चाहिए हिमांशु जी, जो हमारे यहाँ की जो टेरेन है वो बनिस्बत इसके जो चीन के पास है टेरेन, क्योंकि उनका जो तिब्बत प्लेटो है वो बड़ा फ्लैट प्लेटो है और उसमें वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काफी अच्छी तरीके से आसानी से सक्षम हो सकते हैं। परंतु भारत ने वहां पर अब जैसे हम बात कर रहे हैं 17,000 फीट पर और 24/7 12 मंथ्स ऑफ द ईयर हमारे जवान वहां पर तैनात रहते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो ये खतरा हमने बहुत पहले इसके ऊपर निर्णय कर लिया है, जो हमको पूरी तरीके से तैयार रहना है। इसीलिए हम देखिए गलवान पर जो हम कर पाए, इसीलिए हम डोकलाम में जो कर पाए, जो वहां पर चाहे वो भूटान की धरती थी, भूटान का टेरिटरी थी, पर हम वहां पर अड़े रहे, हम वहां पर जमे रहे। अब इसका आखिर में मैं बस यही कहूंगा, जो देखिए ये बहुत ही अलग अलग तरीके से
हमें अपने को सक्षम बनाना है। जो चीन की जो अग्रेसिवनेस है और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, इसका हम कैसे सामना कर पाए। और सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, उसको हम आगे बढ़ाकर ले जाएं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो जो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हिमांशु जी अपने डिफेंस को और बेहतर बनाने के लिए, वो हम कर पाएंगे। और दूसरी चीज है जो हमारे जो इंटरनेशनल अलायंसेस हैं, उनको हम कैसे सुदृढ़ बनाएं। तो मैं समझता हूं जो इन सब क्षेत्रों में भारत काफी हद तक, काफी तरीके से सफल हो रहा है। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अलायंसेस हैं, उसमें चाहे क्वाड हो, I2U2 हो, IPEF हो, वगैरह वगैरह। और जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसमें हम अभी पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर गए हैं। और ये बहुत इकोनॉमिस्ट और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एजेंसीज बोल रही हैं जो हम इस दशक के अंत तक या 2027-28 तक चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और 2031-32 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो देखिए उस पथ पर भी हम अग्रसर हैं, तेजी से चल रहे हैं। परंतु इस बीच में हमको जो भी चीन से ये आती हैं, स्कर्मिशेस होती हैं, उसका हमें पूरी तरीके से डटकर मुकाबला करना होगा, जैसा कि अभी 9 दिसंबर को हुआ। मुझे पूरा यकीन है जो आगे चलते हुए भी हमारी जो सेना है, सैनिक हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो बिल्कुल एकजुट होकर जो उनको करना चाहिए वो करेंगे। सज्जनर साहब हमें जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो उम्मीद और आशंका दोनों के संदर्भ में स्थिति बता रहे हैं। देश बेहतर रास्ते पर है, आर्थिक मोर्चे पर भी बेहतर करेगा, सैन्य दृष्टि से भी बेहतर करेगा, लेकिन साथ ही जो चुनौतियां भविष्य के संदर्भ में उसे भी वो बेबाकी से रख रहे हैं। एक जिक्र किया उन्होंने 17,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे सैनिक 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन बल्कि डटे रहते हैं। जो लोग 17,000 फीट को नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए केवल इतना बताना चाहूंगा कि जो लोग सिक्किम कभी जाते हैं तो नाथुला दर्रा बड़े रोमांच के साथ, तो नाथुला दर्रा की ऊंचाई तकरीबन 15,000 फीट है। हम लोग वहां पर जाते हैं वो 2-4 घंटे में ही हांफने लगते हैं। अच्छा तो लगता है पर 2-4 घंटे में ही हमारी कोशिश होती है कि वापस लौटाए। कल्पना करके इससे भी ज्यादा कठिन हालात के बीच में हमारे अपने सैनिक 365 दिन तैनात रहते हैं। इसलिए तैनात रहते हैं कि हम अपने घरों में सुरक्षित रह पाए। इसलिए अपनी सेना पर कभी भी जो हम सवाल उठा देते हैं, सोच के रखिए इन कठिन परिस्थितियों में ये सैनिक अपना जीवन गुजारते हैं। और इसी के साथ अब मैं आना चाहता हूं पीके सहगल साहब के पास में। सहगल साहब, चीन को लेकर आशंकाएं हैं, चीन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना संकल्पबद्ध है, ये दावे भी किए जाते हैं। पर अंतर है, बहुत बड़ा अंतर किस रूप में है? अंतर इस रूप में है कि हम भौगोलिक दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से, संसाधन की दृष्टि से चीन से कमतर है। अगर हम क्षेत्र की दृष्टि से बात करें तो रूस और कनाडा के बाद चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी संख्या की दृष्टि से वो चीन की है। जीडीपी के संदर्भ में सज्जनहर साहब हमें बता ही रहे हैं, हम मुग्ध हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए, पर हम कुल मिलाकर $3.5 ट्रिलियन की हैं और चीन $15-16 ट्रिलियन का है। मतलब अंतर 1/4, 1/5 का है। ऐसे हालात के बीच में अपनी सेना, अपने संसाधन को लेकर कैसे भरोसा हो कि हम इतने मजबूत हैं, इतने दमखम के साथ हैं कि चीन के इरादे कितने भी कुटिल क्यों ना हो, हम मुकाबला कर लेंगे, उसके मंसूबों को हम सफल नहीं होने देंगे। इसमें थोड़ा रोशनी देंगे? आपका सवाल बहुत ही अहम है, लेकिन मैं स्टार्ट में शुरू करना चाहूंगा। आपने सबसे पहले सवाल पूछा था कि इस समय स्थिति एलएसी पर क्या है जी। इस समय स्थिति एलएसी पर काफी ज्यादा लॉन्ग एलएसी, इस चीज को निगाह में रखते हुए पूरी फौज को एलएसी के ऊपर अलर्ट पे कर दिया गया है। दूसरा, जहां तक हिंदुस्तान का कॉज है, कॉज हमारा जो सैनिक है अपने देश की एकता, अपने देश की अखंडता, अपने देश की आबरू के लिए लड़ता है। चीन के सैनिक जो है वो लड़ रहे हैं हिंदुस्तान की गैर कानूनी तरीके से जमीन का कब्जा करने के लिए। उनका मोराल और मोटिवेशन बिल्कुल उसी माफी का जैसे रशियन ट्रूप्स का है, एज अगेंस्ट यूक्रेनियन ट्रूप्स। यूक्रेनियन के ट्रूप्स जो है अपने देश की इज्जत के लिए, अपने देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा, हमारा जो मैन बिहाइंड द मशीन है वो बड़ा सॉलिड है। उसकी लीडरशिप, उसकी ट्रेनिंग, उसका मोराल, उसका मोटिवेशन, उसका साइकोलॉजिकल आउटलुक, मेंटल आउटलुक चीन से बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं 11 साल नॉर्थ ईस्ट में रहा हूं और 3 साल में लद्दाख में, मोस्टली एज अ हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर, और ये तमाम एरिया से वाकिफ हूं। 90% जो कैजुअलिटीज होती हैं
वो एनवायरनमेंट की वजह से होती है। हमारी फौज 1962 से उस एरिया में है। हम हर प्रकार से उस वातावरण को समझते हैं, उस एरिया से वाकिफ है, उस एनवायरनमेंट से वाकिफ है। अगर आप देखो तो टीवी पर दिखाया जाता है कि हमारे आईटीबीपी के जवान जो है, हमारी फौज वगैरह 16,000 17,000 फीट के ऊपर अपना योगा वगैरह कर रही है और एक्सरसाइज कर रही है। वो चीनी सैनिक नहीं कर सकते। तो दूसरा, हमारा मैन बिहाइंड द मशीन बड़ा सॉलिड है। तीसरा जो बहुत बड़ी बात हुई है कि पिछले 8 साल में जब यूपीए की सरकार थी तो हमारे पास सही प्रकार का वेयर विदॉल नहीं था सैनिकों के पास में, जिसके तहत वो अपने आप को सुरक्षित रख सके, देश को सुरक्षित रख सके और दुश्मन के ऊपर हामी हो। जब से ये सरकार आई है उन्होंने हमको हर प्रकार का वेयर विदॉल दिया है जिससे हम खुद सुरक्षित हो, देश को सुरक्षित कर सके और दुश्मन के ऊपर छा जाए। आप गलवान के समय देखा है, हमने दुश्मन के ऊपर छा गए। इधर भी आपने देखा कि चीन ने धोखे से सुबह 3 बजे एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत हमला किया और ये साजिश मस्ट हैव बीन क्लियर एट द हाईएस्ट लेवल, एट द बेजिंग लेवल, क्योंकि इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस और जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशंस और हिंदुस्तान और चीन के रिलेशंस के ऊपर रेमिफिकेशंस बहुत लंबे और बड़े चिर तक होंगे कि या तो थिएटर कमांडर के माध्यम से, लेकिन थिएटर कमांडर भी बिना बेजिंग की इजाजत के ये कार्रवाई नहीं कर सकता था। सहगल साहब, मैं बीच में हस्तक्षेप करना चाहता हूं अपने इस आकलन को लेकर। यह बात ठीक है कि 300 चीनी सेना के जवान आए हमला करने के लिए हमारी पोस्ट पर, लेकिन आए किसके साथ थे? लाठी डंडों के साथ में, कुछ कटीले तारों के साथ में। अगर कब्जा करना उद्देश्य था तो जो वास्तविक हथियार हैं उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? यह सवाल जहन में आता है। क्या कब्जा करना उद्देश्य था या कुल मिलाकर आके और छू के चले जाना ही उद्देश्य था? केवल यह वातावरण बनाए रखना कि इस जगह पर हमारा हक है, हम कभी भी आ सकते हैं, यह संदेश देना दुनिया को था क्या? बाकी कब्जा करने की नियत थी या केवल अपने क्लेम को बार बार बताते रहना, यह हमारा इलाका है, आज नहीं कल हमारा इलाका हो जाएगा, यह उद्देश्य? थोड़ा सेना के पूर्व अधिकारी आप रहे हैं, मंशा बताइए ना, क्यों आते हैं, क्यों चले जाते हैं? यह बात में यकीन करना जरा मुश्किल है। कब्जा करने आए थे, पिट के चले गए। वाकई देखो, चाइना 1962 से लेकर अभी तक उसकी जबरदस्त कोशिश है कि जितने भी डोमिनेटिंग फीचर्स हैं, जितने भी स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं, उनके ऊपर, जितने भी पासेस हैं उनके ऊपर, और जितने भी जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर कब्जा करे। और जब तक इनके ऊपर कब्जा नहीं कर लेता वो किसी भी हालत में बॉर्डर को की रेजोल्यूशन नहीं करेगा। वो चाहता है कि अगर इनके ऊपर कब्जा कर ले तो हिंदुस्तान के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए हामी रहेगा। अगर उसके पास बॉर्डर पासेस आ जाए, उसके पास स्ट्रेटेजिक हाइट्स आ जाए। ये स्ट्रेटेजिक हाइट थी झांसी की 17,000 फुट के ऊपर, और ये तमाम तवांग के एरिया को डोमिनेट करती है। अगर चीनी वहां सैनिक आ जाते तो ये किसी हालत में, जैसे आपके देखो दीपसांग में या दमचौक में वापस नहीं जा रहे, ये वापस नहीं जाते और हिंदुस्तान को हमला करके इनको वापस भेजना पड़ता, जो हिंदुस्तान शायद नहीं करता। इसलिए चीन के सैनिक आए मिडीवल वेपन्स को लेकर। उनको लगता था कि एक अचानक हमला करेंगे सुबह 3 बजे और हिंदुस्तान के ऊपर छा जाएंगे। हिंदुस्तान के सैनिक शायद सो रहे होंगे, इतने चौकन्ने नहीं होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के सैनिकों ने डट के मुकाबला किया और चीन को किसी हालत में ये यकीन नहीं हो सकता था कि हम रीइंफोर्समेंट्स भी 20 to 30 मिनट्स के अंदर उस एरिया को रीइंफोर्स भी कर देंगे। हमने 20-30 मिनट में एक्स्ट्रा सैनिक भेजे, उसको रीइंफोर्स किया, जिससे चाइना कंप्लीटली सरप्राइज हो गया और हमारे सैनिकों ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसको तो सहगल साहब का कहना है कि आए तो थे पोस्ट पर कब्जा करने के लिए, लेकिन भारतीय सैनिकों ने जिस मुस्तैदी के साथ जवाब दिया वो अप्रत्याशित था। हमारी संख्या उस पोस्ट पर कम थी, कुल 50 सैनिक थे, लेकिन भारतीय फौज अगले आधे घंटे में ही उतने सैनिकों को वहां पर भेजने में सफल रही जो उस लड़ाई को अपनी तरफ करने के लिए जरूरी था, और नतीजा ये रहा कि चीनी सेना अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाई। ये हमें सहगल साहब बता रहे हैं। लेकिन मैं इसके दूसरे पहलुओं पर भी, मैं सेना और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वातावरण बन रहा है उस पर बात करना चाहता हूं। मेरे साथ में प्रमोद पावा जी है। प्रमोद पावा जी, आपसे जानना चाहता हूं, चीन जो ये कोशिश कर रहा है इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश क्या है? क्या चीन इसके आधार पर अपने आप को आक्रामक के तौर पर स्थापित करना चाहता है, या चीन दुनिया को यह बताना चाहता है कि भारत जिस भूभाग को अपना बताता है वो दरअसल हमारा है और हम उसे लेने के लिए प्रयत्नशील है? कुल मिलाकर चीन की ये कोशिश है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या संदेश देती है? देखिए, जहां तक भूभाग की बात है तो आज से नहीं, चीन तो हमेशा से उसको अपना हिस्सा बताता रहा है। और अगर हम हिस्ट्री में भी जाएं तो उसकी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन से लेकर और महाराजा रंजीत सिंह द्वारा उसका लेह लद्दाख पर कब्जा करने से लेकर
और आज तक ब्रिटिश द्वारा, ब्रिटेन की जब हुकूमत थी, उन लोगों के द्वारा जब वहां मैकमोहन में रेखा बनाई गई, जो बॉर्डर बनाया गया, उसको कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। 1959 से और जब आजाद हुआ देश, तो भारत की कोशिश रही कि हम एलओसी, जिसको पहले हम लाइन 1962 के बाद लाइन ऑफ सीज फायर कहते थे जी, हम उसको डिमार्क कर लें, लेकिन चीन ने कभी अपनी तरफ से नक्शे नहीं दिए। जी, हमारी तरफ से वो नक्शे लेता रहा। फिर भी हमने वहां एक नो आर्म्स एग्रीमेंट किया कि चले, जो हमारे डिस्प्यूट है हम इसको अगली जनरेशन तक ले जाते हैं और स्टैंड स्टिल इसको रहने देते हैं, डिस्प्यूट तो डिस्प्यूट रहने देते हैं। वैसे भी कूटनीति में माना जाता है कि पड़ोसी के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट होते रहना चाहिए, जी, जिससे कभी मौका आए तो आदमी अपने हक, अपने फायदे के लिए कुछ उठा सके। जी, अब आते हैं इसका अंतरराष्ट्रीय। जहां तक मेरा मानना है, मेरी सोच है, आई मे बी रॉन्ग, जी, अगर चीन भारत पर हमला करता है या इस तरीके की हरकतें करता है, तो उसके पीछे वो भारत से भी ज्यादा बड़ा संदेश अमेरिका को देना चाहता है। आप गौर करें कि अगर 9 तारीख को उनके सैनिकों ने हमला किया है, तो उससे 2 दिन पहले ही वो सऊदी अरब के एक बहुत बड़े सऊदी अरब के एक बहुत सफल दौरे से होकर आए हैं। जी, मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के रहनुमाओं से मिले हैं। 3 दिन की उनकी समिट्स थी। उस समिट में उन्होंने कोशिश की है कि पेट्रो डॉलर को पेट्रो युआन में धीरे धीरे कन्वर्ट किया जाए, जी, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के लिए नेचुरली ये एक पॉजिटिव साइन नहीं होगा। इससे पहले कि अमेरिका भारत के थ्रू चाइना को कंटेन करने की कोशिश करे जी, या किसी तरीके से कंटेन करे, तो चाइना ने अपना अपर हैंड रखने की कोशिश की है और उसने बताना चाहा है कि अगर कूटनीति से हम उस पर नहीं कब्जा कर सकते या कूटनीति में उसके पास सैनिक ऑल्टरनेट भी है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी सेनाएं नो डाउट बहुत आगे हैं। 17,000 फीट तो एप्रिशिएबल है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सियाचिन में हमारे जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं, शायद उससे टफ तो कुछ भी नहीं है। तो प्रमोद महुआ जी ये कह रहे हैं कि अमेरिका भारत का इस्तेमाल ना कर ले, शायद इसके संदर्भ में संदेश देने की कोशिश चीन अपनी इन कोशिशों के माध्यम से करता रहता है। मुझे आना अशोक सज्जनर साहब के पास है, लेकिन उससे पहले मैं सोडी साहब आपके पास में दोबारा रुक करना चाहता हूं। और आपने 2027 तक कोशिश चलती रहेंगी, ये भी बात कह के बड़ा लंबा समय ले लिया। सज्जनर साहब ने कह दिया इसके बाद भी चलती रहेंगी, उन्होंने भी बहुत लंबा समय ले लिया। लेकिन मैं तो जानना चाहता हूं अभी के संदर्भ में गलवान को लेकर जो विवाद था वो अभी तक सुलझा नहीं। कमांडरों की बैठक होती है, पर हालात क्या है ये या तो वहां की सेना को पता है या चीन की सेना को पता है। यहां क्या होने वाला है? क्या इस पिटाई के बाद चीन आराम से अपने घर में सोएगा या दोबारा कोशिश हो सकती है, और इस कोशिश के लिए अतिरिक्त सचेत होने की जरूरत रहती है? डॉक्टर हिमांशु जी, भारत और चीन का जो एलएसी 3,488 किलोमीटर है जी, और चीन ने इस लंबे एलएसी में 647 गांव बसाए हैं, जिसमें सबसे आधुनिक फैसिलिटीज हैं, और आधे लोग जो उस गांव में रहते हैं वो चीन के रिटायर्ड सेना के सैनिक हैं। जहां तक ये बात है कि ये आखिरी इंसिडेंट है, ऐसा नहीं है। ये आने वाले वक्त में और होते रहेंगे, और जैसे हम 2027 के पास पहुंचेंगे, 2032 के पास पहुंचेंगे, जब जब शी जिनपिंग अपने राष्ट्रपति पद के लिए 4थी और 5वीं बार की दावेदारी पेश करेंगे, ये आक्रामक रवैया चीन से बढ़ता रहेगा। चीन ने जो 647 गांव बसाए हैं इस लंबे एलएसी में, वो भी एक चीज साफ दिखाता है कि चीन इस मसले को आराम से हल होने नहीं देगा। सोडी साहब मैं बीच में रोकना चाहता हूं, मैं इतने दूर जाना ही नहीं चाहता भी। मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि 9 तारीख की रात को घटना हुई है, 3 दिन बाद देश को पता चला है। आज देश की संसद के माध्यम से देश के रक्षा मंत्री ने अधिकृत तौर पर बताया है क्या हुआ है। दावा यह किया गया है कि चीनी सैनिक आए थे और पिटकर वापस चले गए। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबरों में स्थान ले रहा है। क्या चीन, जिसके संदर्भ में बताया जाता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत हो गया है, चीन जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत हो गया है, चीन
जो पूरी दुनिया पर अपना एक अलग रुबाब कायम करने के लिए प्रयत्नशील है, वो बर्दाश्त कर लेगा भारत के इस दावे के संदर्भ में कि हमने चीनी सैनिकों को पीट पाट के भगा दिया, हड्डियां तोड़ दी उनकी, या इसकी कोई प्रतिक्रिया आ सकती है? मेरा सीधा सवाल यह है आपसे कि हम ये दावा कर रहे हैं कि चीनी आए थे, पीट कर भगा दिए गए, इसकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? आप सेना में जनरल रहे हैं, क्या रहती है सेना की मन स्थिति, और सेना इस संदर्भ में किस प्रकार के प्रिकॉशंस लेती है, ये समझना चाहते हैं। जी सोढ़ी साहब। डॉक्टर हिमांशु जी, ये जो चीन के 300 सैनिक आए थे, ये डेफिनेटली हाईएस्ट लेवल पे इसका अप्रूवल हुआ था, और वो लेवल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नीचे नहीं होगा, जिसमें शी जिनपिंग को पूरी खबर थी कि ऐसी कार्रवाई होगी। और ये जो अब हम कह रहे हैं कि ये वापस गए हैं, ये एक मुंह तोड़ जवाब लेके, ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि अब तक चीन की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि उन्होंने भारत की इन स्टेटमेंट्स की खंडन की हो, क्योंकि वहां पे सारा एविडेंस है भारतीय सेना के पास कि कितने चीनियों को वहां पे नुकसान पहुंचा है। अब जहां तक चीन की बात है, चीन के लिए ये बॉर्डर सेटल करना उनके लिए उनके हित में है ही नहीं, और इस बॉर्डर इश्यू को वो हमेशा लाइव रखेंगे ताकि जब भी उन्हें मौका मिले वो ऐसी हरकतें करते रहेंगे। हालांकि जैसे आपने सही कहा कि चीन के पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ी सेना है, लेकिन एक चीज जो चीन के पास कमी है वो है उनके सैनिकों की क्वालिटी। और इस पर मैं 2 मिनट टिप्पणी करना चाहूंगा। 1984 से चीनी सेना में काफी रक्षा सुधार हुआ है, जिसके तहत उन्होंने अपने काफी सैनिकों की जो सर्विस ड्यूरेशन थी उसको घटा के 3 साल कर दिया, और जो उनकी कई अच्छी यूनिट्स थी उसको डिसबैंड कर दिया, सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए और डिफेंस रिफॉर्म्स के नाम पे। उसका खामियाजा अब चीन को भुगतना पड़ रहा है, जैसे हमने 2020 में गलवान देखा, या अभी हमने 2022 में अरुणाचल देखा। चीन के पास पैसा है, चीन के पास आधुनिक हथियार हैं, लेकिन चीन के पास वो सैनिकों की क्वालिटी नहीं है जो एक वक्त होती थी। भारतीय सेना की सैनिकों की क्वालिटी चीन के सैनिकों की क्वालिटी से बहुत ज्यादा, तभी हमने चाहे डोकलाम हो, चाहे गलवान हो, चाहे अरुणाचल हो। सोढ़ी साहब, मैं बीच में रोकना चाहूंगा, आपने एक विषय ऐसा छेड़ दिया जिसपे टिप्पणी चाहिए आपकी। आपने कहा कि चीन ने रक्षा सुधार किए और रक्षा सुधार के तहत सेना में फौज की ड्यूरेशन को घटा दिया और 3 साल का कर दिया। कमोबेश ऐसे ही रक्षा सुधार अभी हमने भी किया है, अग्निवीर योजना के माध्यम से 4 साल की अवधि कर दी है। बताया गया है इससे सेना में नए जवान रहेंगे, नई ऊर्जा रहेगी, नई ताजगी रहेगी। और आप जैसा विशेषज्ञ हमें बता रहा है कि चीन को बड़ा नुकसान हो गया, चीन के सेना की क्वालिटी काफी डिटोरेट हो गई इसके कारण से। तो हम भी क्या डिटोरेशन के संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं, चीन का अनुसरण कर रहे हैं? ये सवाल जहन में पैदा हो गया, थोड़ा बताइए ना इसके संदर्भ में। हम भी तो उसी रास्ते पे जा रहे हैं। डॉक्टर हिमांशु जी, मैंने कई लेख लिखे हैं, कई पब्लिकेशंस में, और मैंने ये कहा है कि ये जो हम अग्निवीर स्कीम लेकर आए जिसमें 4 साल की सर्विस कह रहे हैं, ये हमारी सेना के लिए ठीक नहीं है। मैं आपको दो मिनट एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर हम एक आर्मर्ड यूनिट लें फौज की, जिसमें तकरीबन 550 जवान होता है, अगर उसमें से 75% 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा तो सिर्फ 25% बचेगा जिसकी लंबी सर्विस होगी। एक आर्मर्ड रेजिमेंट में एक टैंक चलाने में 9 से 10 साल लगते हैं उस पर माहिर हासिल करने में। तो ये स्कीम ऐसे टेक्निकल आर्म्स के लिए या इन्फेंट्री के लिए भी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। और तभी मैंने कई लेख लिखे हैं कि हमें इसको टाइम के साथ इसको रिव्यू करना पड़ेगा। ये 4 साल का हमारी सेना के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इस चर्चा के अंदर निकल कर आई है। अभी हम अपनी सेना की साहस, शौर्य और कुशलता को लेकर मुग्ध हैं, लेकिन सोढ़ी साहब चीन का उल्लेख करते हुए हमारे भविष्य के संदर्भ में चेता रहे हैं। जिम्मेदार लोग क्या इस चेतावनी को सुनेंगे, ये सवाल है। लेकिन मैं सज्जनर साहब आपके पास में रुक करना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि चीन के संदर्भ में, जब मैं इस घटना के संदर्भ में पुराने पन्ने पलट रहा था तो एक बात समझ में नहीं आई। आपने तो इस विषय पर विशेषज्ञता हासिल कर रखी है, तो आप शायद रोशनी देंगे। चीन दावा करता है अरुणाचल प्रदेश हमारा इलाका है। इतिहास के पन्ने ये बताते हैं कि 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने जब कब्जा करने की कार्रवाई की थी तो आधे अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा भी कर लिया था। तवांग भी उस इलाके में शामिल था। फिर चीन खुद ही वापस चला गया। आपसे समझना ये चाहता हूं कि 1962 में जिस इलाके को चीन ने स्वयं अपनी मर्जी से खाली किया था, उस इलाके के संदर्भ में आज भी अपने कब्जे में लाने के लिए वो प्रयत्नशील क्यों है? थोड़ा इस कहानी पर आपके माध्यम से दृष्टि मिले। उस समय क्या ऐसा हुआ था जिसके कारण से चीन वापस गया था, और अभी भी उसकी मंशा क्यों है कि ये इलाका उसके कब्जे में होना चाहिए?
क्या इसमें कुछ रोशनी आप जैसे अनुभवी व्यक्तित्व से हमें मिल सकेगी? देखिए हिमांशु जी, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जो चीन हमेशा से अपने गोल पोस्ट को एक्सटेंड करने में, गोल पोस्ट को बदलने में काफी माहिर रहा है। जो अभी तक उसका एक ये ऑब्जेक्टिव बताएगा, जब वो वाला ऑब्जेक्टिव उसका रियलाइज हो जाएगा तो कोई और गोल पोस्ट और पीछे कर लेगा, जिससे कि हमको ये भी और इसमें इसको वो करना है। जहां तक आपका ये सवाल है, तो मैं ये समझता हूं जो ये 93,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, वो अभी कुछ दशकों से उसने ये कहना शुरू किया है ये सदन दक्षिण तिब्बत है और हमारे पास है। अब दूसरा है जो 1962 में वो वहां पर आया, उसने आधे उस पर कब्जा किया और फिर चला गया। तो मैं ये समझता हूं जो वो ये एक संदेश था जो हम इसके ऊपर जब भी चाहें हम इसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं और हम अभी इधर से जा रहे हैं। मेरे विचार से उसको ये भी अंदेशा था जो अगर वो यहां पर रहेगा तो उसको बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि जो वहां की जनता है, जो वहां के लोग रह रहे हैं, वो बिल्कुल भी चीन के साथ नहीं जाना चाहेंगे। तो इसीलिए वो वहां से निकल गया, चला गया। तो संजय साहब, इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। शायद आपका आकलन वास्तविकता के काफी करीब है, क्योंकि पिछले कुछ समय से खबरें ऐसी आ रही हैं कि उस इलाके में चीन ने नए गांव बसाए हैं, जिसका उल्लेख कर रहे थे अभी सहगल साहब भी बोल रहे थे, सोडी साहब भी बोल रहे थे, और वहां पर बेहद उन्नत किस्म की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। क्या चीन ने इन 30 साल, 40 साल, 50 साल तक अरुणाचल प्रदेश की जो मौजूदा जनता है उसे अपने यहां आकर्षित करने की दृष्टि से काम किया है? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी सुविधाएं, ऐसी सहूलियत अपने कब्जे वाले इलाके में विकसित करके दी है कि लोगों को लगे कि अगर हम भी चीन का हिस्सा हो जाए तो हमें भी ऐसे फायदे मिलेंगे? क्या इस दृष्टि से सुनियोजित काम हुआ है? क्या ऐसी कोई आशंका आप महसूस कर पा रहे हैं कि यह हमारे लिए वाकई एक सोचने, विचारने और कुछ करने के लिए जरूरी कदम हो सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल समझता हूं जो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जो उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उनको अपनी तरफ लोभित करने के लिए, क्योंकि वहां की जो जनता है केवल कल्चरली तो बिल्कुल ही वहां से अलग है, चीन से अलग है। वहां का जो कम्युनिस्ट सिस्टम है, वहां का जो अथॉरिटेरियन सिस्टम है, वहां का जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम है, उन्होंने देख भी लिया है जो तिब्बत में क्या हाल किया है। इसीलिए आपने ये भी देखा है जो जैसे हमारे एक और पैनलिस्ट भी बता रहे थे, जो चीन के 14 देशों के साथ उसके जो खैर लैंड बॉर्डर्स मिलते हैं, परंतु सभी के साथ उसने अपने लैंड बॉर्डर सुलझा लिए हैं। केवल 2 ही ऐसे देश हैं, एक भारत है और एक भूटान है, जिससे कि उनके ऊपर वो दबाव जब भी चाहे वो उनको बना सके। परंतु आपके प्रश्न पर आते हुए मैं यही समझता हूं जो उन्होंने बिल्कुल ये प्रयास किया है, और इसीलिए हिमांशु जी हमारी तरफ से भी ये प्रयास है। आपने देखा होगा जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर हमारी कितनी ज्यादा आजकल तवज्जो दी जा रही है, जो वहां पर जो भी बेनिफिट्स हैं, और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है, उन्होंने 2014 नवंबर में अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी वहां पर लॉन्च की थी। पहले लुक ईस्ट थी 1992 से, जो हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने की थी, और फिर 2014 से हमने उसको एक्ट ईस्ट किया, और प्रधानमंत्री का पहला उसमें ये वाक्य था जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी तभी सफल होगी अगर हम अपने नॉर्थ ईस्ट को उसके साथ मिलाकर और उसको हम डेवलप कर पाए। तो देखिए, प्रयास बहुत किए जा रहे हैं, जो कैसे हमारे जो 7-8 जो ये हैं सिक्किम को मिलाकर 8 जो वहां पर स्टेट्स हैं, प्रदेश हैं, उनको हम कैसे साउथ ईस्ट एशिया के साथ मिलाएं, उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएं, चाहे वो ट्राइलैटरल हाईवे हो, चाहे वो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हो वगैरह, उनको कैसे उनके साथ मिलाएं जिससे कि उनकी आर्थिक उन्नति हो सके। और मैं ये समझता हूं जो वहां पर काफी हद तक काम किया गया है। जैसे हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, मुझे याद है मैं करीब 10-12 साल पहले गया था, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब था। और परंतु मुझे अभी सुनने में आया है, अभी थोड़ा मैं मिजोरम गया, मेघालय गया और कुछ और शिलोंग वगैरह वहां पर भी गया, अरुणाचल प्रदेश में भी गया। मेरे विचार से वहां पर काम अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, और इस सरकार का यकीनन ये फोकस है जो हम
इसको वहां पर जो आर्थिक उन्नति है, आर्थिक विकास है, उसके ऊपर हम काफी जोर दें और काफी उसके ऊपर अपना फोकस कर रहे हैं। सज्जनार साहब जो कह रहे हैं इससे दर्शकों को और ज्यादा समझने की जरूरत है। कई बार हमारे बीच में परस्पर चर्चा में इस बात को लेकर बहस होती है, ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं इनको अतिरिक्त फैसिलिट क्यों किया जाता है, सरकार इन्हें अतिरिक्त संरक्षण क्यों देती है, इनकम टैक्स वगैरह में इतनी छूट क्यों देती है। समझने की जरूरत है, ये सीमावर्ती राज्य है, दुश्मन देशों की निगाह इन राज्यों के संदर्भ में कुछ अलग दृष्टि से, वहां के नागरिकों का मनोभाव इस देश के संदर्भ में सदैव सकारात्मक रहे, इसके लिए हमेशा ही अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत रहेगी। ये मुख्य इलाके में रहने वाले लोगों को शायद समझने की जरूरत है। लेकिन इसी के साथ एक चुनौती पैदा होती है, वो है सेना के व्यवहार के संदर्भ में। सहगल साहब मेरे साथ हैं। सहगल साहब स्वयं उल्लेख कर रहे थे वो इन इलाकों में तैनात रहे। अमूमन पुलिस के जवान या सेना के जवान जिन इलाकों में रहते हैं वहां के निवासी बड़े आशंकित और आतंकित रहते हैं, उनके तौर तरीकों से, उनके व्यवहार को संदर्भ में आपसे जानना चाहता हूं सहगल साहब, क्या इसके संदर्भ में कोई विशेष दिशा निर्देश के साथ में सेना रहती है कि उस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उनके मनोभाव सेना के संदर्भ में नकारात्मक ना हो, वो सेना की मौजूदगी से खुद को असुरक्षित ना समझते, वो उस सेना के क्रियाकलापों को लेकर आशंकित ना रहते हों? इसके संदर्भ में हम कितने सफल रहते हैं? दिल्ली में बैठ के दावे करना अलग बात और जमीनी हालात अलग बात। इसके संदर्भ में थोड़ा रोशनी आपसे मिलेगी? देखो, एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट के तकरीबन हर स्टेट में इंसर्जेंसी थी जी। उस समय सेना को इस्तेमाल किया जाता था। अभी तकरीबन हर जगह से इंसर्जेंसी खत्म हो चुकी है और सेना को इंसर्जेंसी से हटा दिया गया है। ऐसे में रिलेशन बिटवीन द सिविल सोसाइटी एंड द सेना बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। अभी जो तवांग में इशू है, आपने देखा तवांग के जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, उन्होंने सेना को सलाम किया और कहा हम सेना को सल्यूट करते हैं, इस सेना की वजह से ही आज हमारा देश सुरक्षित रहा है। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर सेना की वजह से पूरी रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी हो गई है। बड़े बड़े एयरफील्ड बन गए हैं। पहले ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर केवल एक ब्रिज था, आज अनेकों ब्रिज हो गई है। ब्रह्मपुत्रा के नीचे भी टनल खोदी जा रही है ताकि ऑल वेदर 24/7 कनेक्टिविटी हो। अगर चीन ब्रिजेस को भी तोड़ देता है तो तभी भी सेना के मूवमेंट में, और जहां जहां ये सड़कें बनती है ये सेना की वजह से बन रही है, वहां डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, लोगों के हेल्थ इंप्रूव हो रहा है और सेना बहुत बड़े पैमाने पर वहां स्कूल्स खोल रही है। थोड़ा मैं इस विषय को विस्तार देना चाहता हूं। हम पहले खबरें पढ़ते थे, इन राज्यों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन और अभियान चलते थे सेना को हटाने के संदर्भ में। सेना के खिलाफ बाकायदा नागरिकों के द्वारा आंदोलन किए जाते थे। आपसे समझना ये चाहता हूं, क्या पिछले कुछ समय में सेना ने अपने तौर तरीकों में बदलाव किया है, और वो बदलाव किया है तो किस तरीके का बदलाव किया है जिससे वातावरण बदला है? थोड़ा इसके संदर्भ में रोशनी देना। देखो, सेना ने बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव किया इन द सेंस की सेना जो है केवल और केवल बॉर्डर्स के ऊपर है। जो इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज पे जहां सेना को लगाया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर नागालैंड में, मिजोरम में सेना के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। कुछ लोगों ने क्या कहते हैं फास्टर टू डेथ किया हुआ था जी, शर्मिला या कोई नाम जी। All that is a thing of the past। क्योंकि अगर आप देखो तमाम इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा है और लोकल्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और एक दो जगह रह गई है नागालैंड में, बाकी तमाम जगह से सेना को हटा दिया गया है। और इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी अभी केवल और केवल पुलिस को दे दी गई है। असम राइफल्स को भी काफी बड़े पैमाने पर इन ड्यूटी से अलग कर दिया गया है। ऐसे में जो सेना और आर्मी का आपस में जो तालमेल है उसमें काफी ज्यादा तरक्की हुई है, काफी इंप्रूवमेंट हुई है। तो सहगल साहब कह रहे हैं कि सेना और जनता के बीच में उन इलाकों में अब रिश्ते पहले से बहुत बेहतर हुए हैं, तो इसलिए वहां के लोगों के मन में सेना को लेकर नकारात्मकता नहीं है। कमोबेश अब ऐसे हालात बना पाने में हम सफल रहे। बहरहाल हम आखिरी दौर में बातचीत को लेकर चल रहे हैं। मैं एक बार प्रमोद पहवा साहब के पास आना चाहूंगा और फिर आखिरी टिप्पणी हम अशोक सज्जनहार साहब से लेंगे। पहवा साहब, आपसे समझना ये चाहता हूं, हमारा मित्र है रूस, हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं व्लादिमीर पुतिन के। पिछले कुछ समय से पुतिन के और जिनपिंग के भी संबंध बड़े अच्छे देखे जा रहे हैं, पर जिनपिंग और मोदी जी के संबंध बड़े तनावपूर्ण है, या कह ले भारत और चीन के संबंध बड़े तनावपूर्ण है। थोड़ा इस पर दृष्टि देंगे आप कि रूस के संदर्भ में क्या उम्मीद करें हम? हमारे अधिकांश संसाधन जो है रक्षा संबंधी वो रूस से जुड़े हुए हैं। अतिरिक्त तैयारियों की बात की जा रही है, कहीं उलझेंगे तो नहीं?
किसी के संबंध किसी से नहीं होते, जी सबके संबंध अपने अपने राष्ट्रीय हितों से हैं, अपनी नेशनल इंटरेस्ट से हैं। जी तो चाहे मोदी जी आ जाएं या उसमें कोई भी प्रधानमंत्री हो या वहां कोई भी राष्ट्रपति हो, अगर उनके हित हमारे साथ है तो अच्छा है, और अगर हमारे हित उनके साथ है तो अच्छा है। आज चीन हमारा शत्रु नंबर 1 है, जी लेकिन फिर भी सबसे बड़ा व्यापार हम चीन के साथ ही कर रहे हैं। जी अमेरिका का और चीन का सबसे एकदम आमने सामने का टकराव है। अमेरिका चाहता है किसी भी तरीके से वो चीन को रोके, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा आयात वो चीन से करता है। जी तो ये सब चीजें एक अलग अलग करके देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अब मल्टीपोलर अगर वर्ल्ड बन रहा है तो मल्टीपोलर स्ट्रेटेजी भी बन रही है। जी दूसरा, आपने एक सवाल पूछा था और इसको कई लोगों ने पूछा है कि 1962 में तवांग से वापस क्यों चला गया था चाइना। जी उसके पीछे 2 रीजन थे सर। जी एक तो उस टाइम पर कूटनीतिक रूप से चाइना बहुत कमजोर था इन कंपैरेटिवली टू इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर। जी दूसरा, भी चाइना अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा नहीं कहता, तिब्बत का हिस्सा कहता है। जी एंड तिब्बत वाज द डिस्प्यूटेड एरिया अप टू ए लॉन्ग टाइम। जी जब किसिंजर ने सोवियत को तोड़ने के लिए चाइना का साथ लिया या चाइना के साथ अपने संबंध बनाने शुरू किए, तब हमने भी तभी तिब्बत को एक्सेप्ट किया और वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। अटल जी की सरकार ने शायद पहली बार इस चीज को माना था कि चले तिब्बत को हम चीन का हिस्सा मान लेते हैं, इसको चैप्टर को क्लोज करना चाहिए, शांति के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जी तो वो रीजन था जिसकी वजह से तवांग से वो वापस चला गया था। आज तो ये रोशनी जो है प्रमोद पावा साहब ने दी, लेकिन उसी में उन्होंने हमारी अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में स्थिति को कमतर होने का कारण बता दिया। पहले तिब्बत पर चीन कब्जे के तौर पर था और चीन तिब्बत का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश को मानता था। अब चूंकि तिब्बत के संदर्भ में हम मानने के लिए तैयार है कि वो चीन का हिस्सा है वन चाइना पॉलिसी के तहत, तो अब चीन की दोबारा से उम्मीद जागी है कि अरुणाचल प्रदेश को भी वह अपना हिस्सा बना ले। ऐसे दृष्टिकोण के साथ शायद चीन है। बहरहाल मैं आखिरी बातचीत के लिए सज्जनार साहब आपके पास रुक करना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की जो कोशिशें सीमा पर चल रही हैं, इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवाद करने के लिए कोई मंच है? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे घेरने के लिए हमारे द्वारा कोई कवायद होती है? एक सवाल। और दूसरा सवाल, बतौर राजनीतिक आपसे यह समझना चाहता हूं कि हमारे तमाम नेता सरकार को घेरते इस बात को लेकर कि चीन के साथ हम क्या कर रहे हैं, क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि इस देश के नागरिक चीन के संदर्भ में क्या कर रहे हैं? हमें आज भी अपने कारपेंटर का बना हुआ फर्नीचर लेने के स्थान पे चीन का सामान आयात करना भाता है, कोई लगता है पैसे थोड़े कम लगेंगे। इस दृष्टिकोण के साथ हम अपने देश में रह रहे हैं और सरकार से जानना चाहता है वो चीन के संदर्भ में क्या कर रही है। इसमें कोई टिप्पणी देंगे? आपका इतना लंबा तजुर्बा है, आप जैसा व्यक्ति कुछ कहेगा, शायद हमारे दर्शकों पर कुछ प्रभाव पड़े। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हिमांशु जी। देखिए, सरकार की तरफ से जब ये कहा जाता है जो सरकार क्या कर रही है, मेरे विचार से सरकार अपने लेवल पर, अपने स्तर पर जो एक्शन ले सकती थी, बहुत एक्शंस लिए हैं। आपको याद होगा जो कितने सारे गलवान के बाद कितने सारे एप्स हमने बैन कर दिए थे, वहां से जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हमने बड़ी रोक लगा दी थी। और वहां पर तो मैं ये कहूंगा जो सरकार के स्तर पर जो वहां पर ताल्लुकात हैं, जो संबंध है चीन के साथ, वो काफी हद तक नीचे आ गए हैं। और मेरे विचार से इसके ऊपर हमें और ज्यादा सोचने की जरूरत है और उसके ऊपर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। परंतु जो हमारे यहां पर चीजें आ रही हैं, जैसे ये प्लास्टिक चीजें हैं, टॉयज हैं, इस प्रकार की जो कि नॉन इसेंशियल आइटम्स हैं, और वो ज्यादातर आ रही हैं जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट इंपोर्टर्स है, वो इसमें किए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर यकीनन लोगों को अपने आप सोचना चाहिए, बिजनेस को अपने आप सोचना चाहिए। जो वहां से इतने सारे, चाहे वो सेल फोन्स आ रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट वॉचेस आ रही हैं वगैरह, वो वाली सब चीजें यहां पर बन सकती हैं। और मेरे विचार से आगे चलते हुए, अभी तक उनका थोड़ा दाम ज्यादा हो, परंतु अगर हमको उनको इंपोर्ट करना है तो हमें और सोर्सेज भी मिल सकते हैं।
तो चीन के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस है उसको यकीनन कम करना चाहिए। मैं समझता हूं जो 2-3 तरीके से इसको हम कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही जरूरी चीजें हैं, हमें इनपुट चाहिए, उनको आप करते रहिए, जो उनको आइडेंटिफाई करिए जिसके बिना कोई मतलब ऐसी कोई रॉकेट साइंस उसमें इन्वॉल्व नहीं है। प्लास्टिक की चीजें हैं, इस प्रकार के जो कंज्यूमर गुड्स हैं, उनको हम वहां से लाना खत्म कर सकते हैं। और तीसरी चीज, जो प्रोडक्ट्स हम किसी और देश से, चाहे वो मलेशिया हो, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वहां से हमें करना चाहिए। पर हम ये कर सकते हैं, जो अभी चीन का अगर हम देखें पूरी दुनिया में, जो क्या उसके कैसे लोग उससे डील करते हैं, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है हिमांशु जी, वो बहुत कम हो गई है। चाहे उसकी वो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी हो, चाहे वो उसका वेपनाइजेशन हो, जो कोविड-19 में उसने अपनी जो मेडिसिन हैं, वैक्सीन हैं, अपने पीपीईज हैं, वेंटिलेटर्स हैं, उसको उसने वेपनाइज करने का प्रयास किया, तो इसीलिए उसका जम हो गई है। परंतु क्योंकि उसके जो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन है, बीआरआई के साथ है या और ट्रेड के साथ है, तो कोई उसके विरुद्ध बोलने के लिए बहुत कम देश ऐसे आए हैं। तो मैं समझता हूं जो पिछले 3 जो ये अब ऐसे हादसे हुए हैं, एक डोकलाम का, एक गलवान का और एक आज का, तो इससे पूरी दुनिया में देशों को और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको साहस मिलेगा, जो भारत एक ऐसा देश है जो अपने हितों के लिए, और केवल अपने हितों के लिए नहीं, परंतु जैसे भूटान के हित के लिए भी हमने डोकलाम में किया, जो अपने पड़ोसी देशों के हितों के लिए उनकी सहायता कर सकता है। और ये मैं समझता हूं बहुत ही अच्छा मैसेज होगा, जो और सब जो देश हैं अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए साथ मिलकर आए और चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके विरुद्ध खड़े हो। तो ये बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी अशोक सज्जनर साहब ने कार्यक्रम के समापन में दी है। चीन की कोशिशों को लेकर सवाल नहीं, सराहना इस बात की होनी चाहिए कि भारत इस हैसियत में आ चुका है कि ऐसी विस्तारवादी कोशिशों के रोकने में सफलतापूर्वक अपने आप को साबित कर पाता है, चाहे डोकलाम के संदर्भ में, चाहे गलवान के संदर्भ में, और चाहे अभी तवांग के संदर्भ में। भारतीय सैनिकों ने जिस बहादुरी का प्रदर्शन किया है वो जताता है कि हम भविष्य को लेकर अपने आप में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो जिम्मेदारी है वो एक भारतीय होने के नाते हमारी भी है। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जिन चीनी उत्पादों को खरीदने के लिए हम लालायित रहते हैं, हमारे द्वारा खरीदा गया चीनी उत्पाद का मुनाफा हमारे सैनिकों के खिलाफ चलने वाली गोली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वह मुनाफा कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों पर जो हमले होने के लिए गोला बारूद खरीदा जाता है उसमें इस्तेमाल हो सकता है। इस एहसास को ध्यान में रखिए और फिर विचार कीजिए कि चीनी उत्पादों को खरीदने के लिए आपको कितना तत्पर होना चाहिए। जब तमाम विशेषज्ञ बता रहे हैं कि चीन भारत के संदर्भ में शत्रु देश जैसा भाव रखता है, वैसी कोशिशें करता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का, भारतीय सैनिकों को समर्पित हमारा आज का ये शेर, कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अमीर कजलबाश ने तो केवल शेर लिखा था, भारतीय सैनिकों ने इस शेर को साबित कर दिखाया है। उनके साहस को सलाम। और अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सलाम।